हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। पेंडुलम वीडियो पे आपका स्वागत है। फटाफट से सेशन को ज्वाइन कर लीजिए और लोगों को इस सेशन से जोड़ने की कोशिश करिए। और आज हम पढ़ेंगे डेली करंट अफेयर्स 10 जुलाई 2020 के। देखते हैं चलिए आज कौन कौन सी न्यूज़ है। पहली न्यूज़ है 3 माह के लिए कर्मचारी भविष्य निधि के योगदान के 24% विस्तार को मंत्रिमंडल ने स्वीकृति दे दी है। और ये जो है जून से लेके अगस्त 2020 तक 3 महीने के लिए जो गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन है ईपीएफ में यानी कि कर्मचारी भविष्य निधि में, इसमें जो है उसको 3 महीने तक बढ़ा दिया गया है। और इसमें 12% जो है एम्प्लॉयज होते हैं उनके लिए, कर्मचारियों का, और जो 12% नियोक्ताओं का, दोनों का मिलाकर 24% जो है इसको जो कंट्रीब्यूशन है इसको जो सरकार ने मंजूरी दे दी है। और वित्त मंत्री ने आत्मनिर्भर भारत के एक हिस्से के रूप में 13 मई को ये घोषणा की थी कि व्यवसाय एवं श्रमिकों के लिए ईपीएफ सहायता 3 महीने और अर्थात जून, जुलाई और अगस्त 2020 तक बढ़ा दी जाएगी। और अब इसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो है यूनियन कैबिनेट ने, मंत्रिमंडल ने, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसको मंजूरी दे दी है। यह योजना 4,860 करोड़ का खर्च होगा इसके थ्रू सरकार का, और देश के 72 लाख से अधिक कर्मचारियों को इसका लाभ भी मिलेगा। यह मंजूरी 15 अप्रैल 2020 के अनुमोदित मार्च से मई के वेतन महीनों की वर्तमान स्कीम के अतिरिक्त है। अब ये जो ईपीएफ स्कीम है यानी कर्मचारी भविष्य निधि योजना जो है ये जो है एक फ्लैगशिप स्कीम है। किसकी मेन स्कीम है? अंडर एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड्स एंड मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट ऑफ 1952, ये 1992 में लाई गई थी। और इसको जो मैनेजमेंट होता है इसका, वो ईपीएफओ के द्वारा होता है, यानी कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन जो है इस ईपीएफ स्कीम को देखता है कि भाई इसमें जो उसका संचालन है पूरा उसका देखता है ये। और होता क्या है ईपीएफ स्कीम में कि कोई भी कंपनी है, एस्टैब्लिशमेंट है, जिसमें जो कर्मचारी है 20 से अधिक हों, 20 या 20 से अधिक यदि कर्मचारी हैं तो वहाँ पर वो ईपीएफ स्कीम के अंतर्गत आएगा। और कुछ ऐसी संस्थाएं हैं, कुछ पर्टिकुलर हैं, जिनमें 20 से कम भी होंगे तो भी उनके जो मेंबर्स हैं उनको जो ईपीएफ के अंतर्गत लाया जाएगा। और इस ईपीएफ स्कीम में क्या होता है, जो एम्प्लॉय होता है या जो एम्प्लॉयर होता है, यानी कि कर्मचारी या नियोक्ता, दोनों को ही जो है इक्वल बराबर का जो है योगदान देना होता है ईपीएफ स्कीम के अंतर्गत। अभी जो हाल ही में जो योगदान है वो 12% है। और ये जो 12% है ये बेसिक सैलरी का, जो बेसिक अलाउंस होता है, बेसिक वेजेस जो होते हैं उसका 12% होता है, प्लस इसमें डियरेंस अलाउंस और रिटेंशन अलाउंस, इसका ये 12% होता है पूरा। लेकिन कुछ जो प्राइवेट सेक्टर है उसमें जो बेसिक सैलरी होती है उसका 12% जो है कंट्रीब्यूट किया जाता है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के द्वारा। और इसमें एक चीज़ और ध्यान रखने की है कि जो एम्प्लॉयज़ हैं जिनका जो वेतन है वो 15,000 प्रति माह से अगर अधिक है ज्वाइनिंग के टाइम पर, तो उनको जो है वो एलिजिबल नहीं होंगे इस स्कीम के लिए। तो क्या होता है कि ऐसे लोग अगर ईपीएफ के अंतर्गत आना चाहते हैं तो उनको ईपीएफ असिस्टेंट की जो है एक तो परमिशन लेनी पड़ेगी, साथ ही एम्प्लॉयर का भी परमिशन लेना होगा, क्योंकि एम्प्लॉयर को भी कंट्रीब्यूट उसमें बराबर करना होता है। और जिनकी सैलरी 15,000 से कम है महीने की एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग, उनको मैंडेटरी है कि वो ईपीएफ के मेंबर बने। तो ये जो है ये पूरा ईपीएफ के बारे में हमने डिस्कस किया। और जो संस्थाएं हैं जिनके बारे में मैंने भी बताया कि कुछ ऐसी संस्थाएं हैं जिनमें 20 से कम भी मेंबर होते हैं, लेकिन उनको तब भी ईपीएफ स्कीम के अंतर्गत लाया जाता है। उसमें जो है 10% कंट्रीब्यूट किया जाता है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के द्वारा। चलिए हम लोग इससे जुड़ा एक प्रश्न देख लेते हैं। इनमें से कौन सा कथन सत्य है? फटाफट से आंसर कमेंट करके बताइए। हाल ही में जून से अगस्त 3 माह के लिए कर्मचारी भविष्य निधि के योगदान के 24% विस्तार को मंत्रिमंडल ने स्वीकृति दी है। सरकार कर्मचारी और नियोक्ता दोनों के लिए योगदान का श्रेय देगी। केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। फटाफट से सही आंसर कमेंट करके बताइए कौन सा कथन इनमें से सत्य है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि एक और दो, दोनों ही कथन जो है वो ईपीएफ के बारे में सत्य हैं। चलिए अगली न्यूज देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया ग्लोबल वीक 2020 के उद्घाटन समारोह को संबोधित किया। और ये जो इंडिया ग्लोबल वीक 2020 है ये 9 जुलाई से 11 जुलाई तक चलेगा। इसमें 75 सत्र होंगे, जिसमें 250 के करीब जो है वक्ता उसको संबोधित करेंगे वर्चुअल कॉन्फ्रेंस को। और इस वर्चुअल सम्मेलन का विषय है पुनः प्रवर्तक बने भारत और बेहतर नया विश्व। इस आयोजन में 30 देशों से 5,000 से भी अधिक वैश्विक भागीदार शामिल होंगे। चलिए अगली न्यूज देखते हैं।
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड और सेबी के मध्य डेटा विनिमय के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। तो केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस और सेबी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इन दोनों के मध्य एक एमओयू साइन हुआ है जो डेटा एक्सचेंज को लेकर है, डेटा विनिमय को लेकर है। और यह समझौता ज्ञापन स्वचालित और नियमित आधार पर सेबी और सीबीडीटी के बीच डेटा और सूचना साझा करने की सुविधा प्रदान करेगा। एमओयू के हस्ताक्षर होने से ही ये जो है लागू हो गया है और सीबीडीटी और सेबी पहले से ही विभिन्न मौजूदा तंत्रों के माध्यम से सहयोग कर रहे हैं और अभी एमओयू साइन हो गया है तो उनका जो तालमेल है, जो उनका और जो सहयोग है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा डेटा एक्सचेंज को चलते हुए। इसके साथ ही एक डेटा एक्सचेंज स्टीयरिंग ग्रुप का गठन भी किया गया है जो डेटा विनिमय स्थिति की समीक्षा करे और डेटा शेयरिंग तंत्र की प्रभावशीलता को और बेहतर बनाने के लिए समय समय पर बैठक करेगा। चलिए इससे जुड़ा एक प्रश्न देख लेते हैं। उससे पहले जानते हैं कि हम लोग सेबी के बारे में। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ये 1992 में स्थापित हुआ था। ये एक जो है वैधानिक नियामक है, ये रेगुलेटरी बॉडी है जो भारत सरकार के स्वामित्व वाली प्रतिभूतियों और कमोडिटी बाजार को जो है रेगुलेट करती है। इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है और जिसके जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वो अजय त्यागी हैं। जो करंट चेयरमैन है सेबी के वो कौन है? अजय त्यागी। सीबीडीटी की बात करें, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, तो ये केंद्रीय राजस्व अधिनियम 1963 के तहत एक सांविधिक निकाय है और यह प्रत्यक्ष करों जैसे व्यक्तिगत आयकर, कॉर्पोरेट टैक्स आदि के लेवी से और संग्रह से संबंधित मामले को देखता है। और वर्तमान अध्यक्ष हैं इसके श्री प्रमोद चंद्र मोदी। सीबीडीटी अभी हाल ही में न्यूज में था क्योंकि एक फेक न्यूज सर्कुलेट हो रही थी कि गवर्नमेंट ने जो एक प्रपोजल रेज किया है सीबीडीटी और सीबीआईसी को मर्ज करने का, यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस और सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, इन दोनों को जो है इनका विलय किया जाएगा, इन दोनों को मर्ज किया जाएगा। तो ऐसी न्यूज चल रही थी जिसमें सरकार ने अपनी प्रतिक्रिया दी और बताया कि ये एक सिर्फ रिकमेंडेशन था एक कमेटी का और इस रिकमेंडेशन को फाइनेंस मिनिस्ट्री ने नहीं माना है और गवर्नमेंट का कोई प्रपोजल नहीं है कि सीबीडीटी और सीबीआईसी को जो है मर्ज किया जाना चाहिए। चलिए प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड और किस संस्था ने डेटा विनिमय के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? सेबी, आईडीबीआई, प्रवर्तन निदेशालय और राजस्व विभाग। फटाफट से सही आंसर कमेंट करिए, क्या होगा इसका सही आंसर? किस संस्था ने सीबीडीटी के साथ डेटा विनिमय के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि सेबी। अगली न्यूज देखते हैं। सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत लाभार्थियों द्वारा 3 मुफ्त गैस सिलेंडर लेने की समय सीमा सितंबर तक बढ़ा दी है। तो हाल ही में जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत जितने भी लाभार्थी हैं उनको मुफ्त गैस सिलेंडर प्रदान करने की जो स्कीम थी गवर्नमेंट की, उसको और बढ़ा दिया गया है। उसकी जो सीमा है, समय सीमा सितंबर तक बढ़ा दी गई है। पहले ये सुविधा सिर्फ जून 2020 तक के लिए थी, लेकिन अब कोविड-19 के प्रकोप के चलते हुए इसको बढ़ा दिया गया है ताकि लोगों को आसानी हो, उनको समस्या ना आए, गरीब परिवारों के चूल्हे जलते रहें। और इस निर्णय से देश में लगभग 7 करोड़ 40 लाख परिवारों को मुफ्त गैस सिलेंडर की सुविधा प्राप्त होगी। और इसके साथ ही अगर आपको याद होगा तो कुछ दिन पहले न्यूज़ में था कि सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, इसकी भी जो वैधता है उसको नवंबर 2020 तक बढ़ा दिया है। अब ये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में क्या था कि जितने भी गरीब परिवार हैं, जो बीपीएल फैमिलीज हैं, उनको जो है उनके हर एक सदस्य को, परिवार के, उनको 5 किलो चावल या गेहूं प्रदान किए जाएंगे और साथ ही में 1 किलो जो चना है वो भी प्रदान किया जाएगा। और इसकी जो वैधता थी वो समाप्त होने वाली थी जून में, अब इसको बढ़ाकर नवंबर 2020 कर दिया गया है। और बात करें प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की, तो ये केंद्र सरकार की जो है बहुत ही अहम स्कीम है और सबसे आज तक की सफल होने वाली स्कीमों में से एक है। और इसका जो इसकी जो लॉन्च है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की, ये 1 मई 2016 में लॉन्च की गई थी उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में। और उद्देश्य इसका क्या है कि जो गरीबी रेखा से नीचे के जितने भी परिवार की महिलाएं हैं उनको 50 मिलियन एलपीजी कनेक्शन वितरित करना है। और इसके अंतर्गत अभी तक काफ़ी जो महिलाएं हैं बीपीएल परिवार की, उनको फ्री एलपीजी कनेक्शन प्रदान किए गए हैं। और मेरे आसपास भी मैंने देखा है काफ़ी जो महिलाएं हैं उनको ये एलपीजी कनेक्शन दिया गया है। तो हम देख सकते हैं कि ये प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ग्राउंड लेवल पे भी ये
पहुंची है। ऐसा नहीं है कि इसमें जो आंकड़े हैं वो गलत हैं, वो आंकड़े सही है, कहीं ना कहीं जो है से लोग लाभान्वित हो रहे हैं। अब बात करें कि इस योजना को कौन सा मंत्रालय है वो इसको जो योजना को इम्प्लीमेंट कर रहा है, क्रियान्वित कर रहा है, तो वो है पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय। तो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब देखिए, क्योंकि ये योजना जो है ये महिलाओं से जुड़ी है, तो इससे महिलाओं का सशक्तिकरण होगा। तो आप सोच सकते हैं कि ये हो सकता है कि जो बाल विकास मंत्रालय, महिला और बाल विकास मंत्रालय, वो इसको इम्प्लीमेंट करता होगा, तो ऐसा नहीं है। दूसरा दिमाग में ये भी आ सकता है क्योंकि ये क्लीन फ्यूल को प्रमोट करता है, क्योंकि इससे पोल्यूशन कम होगा, तो हो सकता है कि जो पर्यावरण मंत्रालय है उसके तहत इसको लागू किया जा रहा होगा, तो ये भी गलत है। ये क्योंकि एलपीजी कनेक्शन प्रोवाइड करने से रिलेटेड है, इसीलिए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अंतर्गत है। चलिए इससे जुड़ा एक प्रश्न देख लेते हैं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना किस मंत्रालय के तहत चलाई जा रही है? गृह मंत्रालय, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। फटाफट से सही आंसर बताइए, क्या होगा इसका सही आंसर? अभी मैंने आपको समझाया है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय। चलिए अगली न्यूज देखते हैं। 1 लाख करोड़ रुपए के कृषि ढांचागत कोष की स्थापना को मंत्रिमंडल की मंजूरी मिल गई है। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक नए पैन इंडिया सेंट्रल सेक्टर स्कीम के तहत 1 लाख करोड़ रुपए के एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड को मंजूरी दे दी है। अब देखिए, यहाँ पे एक शब्द आया सेंट्रल सेक्टर स्कीम। तो सेंट्रल सेक्टर स्कीम आपने सुना होगा और एक वर्ड सुना होगा आपने, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। तो देखिए, जो सेंट्रल सेक्टर स्कीम होता है, इसका जो पहली बात तो होती है कि इसकी फंडिंग कौन करता है। तो ये फुली, मतलब कि कंप्लीटली जो है और डायरेक्टली इसको कौन फंड करता है? फुली फंडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि केंद्र सरकार जो है इसको पूरी तरह से फंड प्रदान करती है। और दूसरा, इसके जो इम्प्लीमेंटेशन की जिम्मेदारी है, इसको क्रियान्वित करने की जो जिम्मेदारी है, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट की ही है। और सेंट्रल सेक्टर स्कीम में जैसे स्कीम हो गई आपकी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, जिसके बारे में हमने अभी पढ़ा है, तो ये भी सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। पूरी तरह से जो है गवर्नमेंट इसको फंड करती है, गवर्नमेंट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट इसको डायरेक्टली जो है फंड ट्रांसफर करती है लोगों के अकाउंट में। दूसरी मुद्रा योजना हो गई, तो मुद्रा योजना में भी जो बेनिफिशरीज होते हैं उनको जो डायरेक्टली बेनिफिट होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है, उनके द्वारा इसमें जो है सुविधा प्रदान की जाती है, क्रियान्वित किया जाता है। दूसरा, नमामि गंगे प्रोजेक्ट हो गया जैसे। तो ज़्यादातर मैं कहूँगी कि जो यूनियन लिस्ट के जो सब्जेक्ट होते हैं उससे रिलेटेड जो स्कीम होती है वो जो है सेंट्रल सेक्टर स्कीम कहलाती है, वो फुली फंडेड होती है, इम्प्लीमेंट की जाती है केंद्र सरकार के द्वारा। अब दूसरी टर्म आती है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। तो जी जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम होती है, ये स्कीम जो होती है ये इसमें दोनों फंडिंग करते हैं। कौन कौन फंड करता है इसमें? सेंटर भी फंड करता है, यानी केंद्र सरकार भी फंड करती है, और स्टेट गवर्नमेंट भी फंड प्रदान करती है इसमें। अब ये फंड जो होता है ये 50-50 रेशियो में हो सकता है, 75 और 25 में हो सकता है, और 80-20 में हो सकता है, या फिर ये 90 और 10 रेशियो में हो सकता है। और साथ ही ये जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है इसको क्रियान्वित कौन करेगा? तो इसके लिए जो है जो राज्य सरकार होती है वो जिम्मेदार होती है ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम को इम्प्लीमेंट कराने के लिए। अब इसके हम कुछ एग्जांपल देख लेते हैं कि भाई सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम कौन कौन सी हो गई। जैसे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना हो गई, ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। या फिर हम बात करें नेशनल हेल्थ मिशन की, तो ये भी एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। और बात करें हम प्रधानमंत्री आवास योजना की, तो ये भी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। अब ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम भी फर्दर जो है कोर स्कीम में और जो है ऑप्शनल स्कीम में डिवाइड हो जाती है। कोर स्कीम यानी कि जिसमें स्टेट गवर्नमेंट को पार्टिसिपेट करना ही करना पड़ेगा, वो इम्पॉर्टेंट स्कीम है। लेकिन जो आपकी ऑप्शनल स्कीम होती है उसमें जो है स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर छोड़ दिया जाता है कि आप इसमें हिस्सा लेना चाहते हैं या आप इसमें हिस्सा नहीं लेना चाहते हैं, वो स्टेट्स के ऊपर छोड़ दिया जाता है। तो चलिए वापस आते हैं इस न्यूज़ पे कि जो गवर्नमेंट ने कृषि ढांचागत कोष बनाने की बात की है, यानी कि एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड बनाने की बात की है, और इस फंड की जो वैल्यू होगी वो 1 लाख करोड़ रुपए होगी। अब कोई फंड है, कोई फंड स्टैब्लिश किया जाता है इंफ्रास्ट्रक्चर के, इसका मतलब है कि एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड या फिर कृषि ढांचागत से रिलेटेड कोई भी अगर कार्य किया जाएगा
तो उसमें जो है वहाँ पे उनको ऋण प्रदान किया जाएगा। तो इस योजना के तहत फसल के बाद प्रबंधन के लिए व्यवहारिक परियोजनाओं में निवेश के लिए एक मध्यम और दीर्घकालिक ऋण जो है वित्त पोषण की सुविधा दी जाएगी, यानी कि पोस्ट हार्वेस्ट। ठीक है, पोस्ट हार्वेस्ट जो है इसमें उसके लिए जो भी परियोजनाएं हैं, जो भी प्रोजेक्ट्स हैं, उसमें निवेश के लिए जो है भैया इसमें ऋण प्रदान किया जाएगा। इस योजना की जो अवधि है वित्तीय वर्ष 2020 से 2029 तक के लिए, यानी कि 10 वर्षों के लिए इसकी जो अवधि है इस योजना की। और इसके अंतर्गत जो है जितने भी बैंक हैं, वित्तीय संस्थाएं हैं, वो जो है प्राथमिक कृषि साख समितियां, विपणन सहकारी समितियां, किसान उत्पादक संगठन यानी कि फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन, स्वयं सहायता समूह यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप, किसानों, स्टार्टअप्स और केंद्र तथा राज्य की एजेंसियों को ऋण के रूप में 1 लाख करोड़ रुपए मुहैया कराए जाएंगे। यानी कि ये जो फंड है 1 लाख करोड़ का, इसमें से लोन प्रदान किया जाएगा डिफरेंट स्टेक होल्डर्स को। और इस वित्त पोषण सुविधा के तहत सभी ऋणों में 2 करोड़ की सीमा तक प्रति वर्ष 3% का ब्याज अनुदान प्रदान किया जाएगा। तो जो लोग 2 करोड़ तक का जो भी इस सुविधा का 2 करोड़ तक का जो ऋण लेंगे सुविधा के अंतर्गत, तो उनको जो है 3% का ब्याज अनुदान दिया जाएगा, यानी कि वो 3% जो इंटरेस्ट होगा उनके ऋण पर, उसको सरकार अपने पास से देगी। अब ये जो अनुदान है ये अधिकतम 7 वर्षों की अवधि के लिए ही उपलब्ध किया जाएगा। और इसके लिए कि भाई जो ये लोन है ये या फिर जो ये फंड का यूटिलाइजेशन है ये सही से हो, इसके लिए कोई मॉनिटरिंग कमेटी भी होनी चाहिए। तो एक जो मॉनिटरिंग कमेटी है, स्टीयरिंग कमेटी, वो भी गठित की गई है ताकि इस पे नज़र रखी जा सके कि भाई जो भी मॉनिटरिंग की जा सके कि भाई जो भी ये लोन दिया जा रहा है तो ये सही जगह यूटिलाइज हो रहा है, नहीं हो रहा है, और कितना कितना किसको क्या क्या दिया गया है, उसका पूरा जो भी समीक्षा है वो की जाएगी। चलिए इससे जुड़ा एक प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल एक नए पैन इंडिया सेंट्रल सेक्टर स्कीम एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड को मंजूरी दी है। इस फंड का मान कितना होगा? 1 लाख करोड़ रुपए, 2 लाख करोड़ रुपए, 2.5 लाख करोड़ रुपए, 3 लाख करोड़ रुपए? फटाफट से सही आंसर कमेंट कर दीजिए और लाइक बटन को जरूर दबाइए और रोजाना डेली करंट अफेयर्स फॉलो करते रहिए। कोशिश करिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ने की इस सेशन से। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि 1 लाख करोड़ रुपए। इसको अगर आप पढ़ते रहेंगे डेली तो आपको बहुत फायदा मिलेगा। जब आप रिवीजन करेंगे ना मंथली करंट अफेयर्स का, तो आपको दिक्कतें नहीं आएंगी, उसको रटना नहीं पड़ेगा आपको, फटाफट से वो आपका एक रिवीजन के शॉर्ट में हो जाएगा। तो डेली करंट अफेयर्स थोड़ा टाइम निकाल के जरूर देखिए। नेपाल के नवनिर्मित श्री महादेव मस्ता चतुर्देव परिसर के प्रशासनिक और शैक्षणिक ब्लॉक का उद्घाटन किया गया है। और ये जो कार्यक्रम है ये नेपाल भारत मैत्री विकास सहयोग कार्यक्रम के तहत 35.11 मिलियन की लागत से किया गया है। 2007 में स्थापित यह कैंपस त्रिभुवन विश्वविद्यालय से संबद्ध है और यूजीसी नेपाल द्वारा अनुमोदित है। और ये एक सामुदायिक स्वामित्व वाला शैक्षणिक संस्थान है जहां पर 4 साल का पूर्णकालिक स्नातक डिग्री पाठ्यक्रम प्रदान किया जाता है। तो अभी इस विश्वविद्यालय जो ये कैंपस है, जो श्री महादेव मस्ता चतुर्वेद परिसर, इसका जो एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है और जो एजुकेशनल ब्लॉक है, इन दोनों को खोला गया है। और इसके साथ ही एक अन्य परियोजना नेपाल भारत मैत्री विकास सहयोग कार्यक्रम के तहत निर्मित श्री सप्तमी गुरुकुल संस्कृत विद्यालय का भी उद्घाटन इसमें किया गया है। तो हम यह देख सकते हैं कि जो पीपल टू पीपल कांटेक्ट है उसको स्टैब्लिश किया जा रहा है। दोनों देशों के बीच में जो ऑलरेडी चल रही जो दोनों के देशों के बीच में जो मैत्री विकास सहयोग कार्यक्रम है उसको बढ़ाया जा रहा है। क्योंकि हमने देखा था कुछ समय पहले भारत और नेपाल के बीच में जो है एक जो है बाउंड्री इशू था और एक जो है डिस्प्यूट चल रहा था। और हाल ही में नेपाल ने जो 3 रीजन थे इंडिया के, जो इंडिया क्लेम करता है उसके हैं, वो नेपाल क्लेम कर रहा है उसके हैं। तो वो जो 3 रीजन हैं जिसमें लिम्पियादुरा था एक रीजन, लिम्पियादुरा एक रीजन था, उसमें लिपुलेख और एक था काला पानी। तो ये 3 रीजन थे जिसको नेपाल ने अपने मैप में दिखाया और उन्होंने इस मैप को ऑफिशियल मैप की तरह जो है लॉन्च किया
कि भाई ये जो तीनों रीजन है ये नेपाल को बिलोंग करते हैं, ऐसा उन्होंने क्लेम किया। तो इससे दोनों देशों के मध्य जो रिलेशन है वो थोड़ा सा जो है खराब हुए, और इससे पहले भी नेपाल और भारत के बीच में थोड़ा जो है कुछ ना कुछ चीज़ों को लेकर विवाद चल रहा है। तो इस तरह के जो कार्यक्रम होते हैं जिसमें पीपल टू पीपल कांटेक्ट बढ़ाने की कोशिश की जाती है, ये देश के रिश्तों को मजबूत करते हैं, और भारत की नीति जो है नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, उसकी तरफ ये एक अनूठी पहल है। चलिए हम लोग इससे जुड़ा एक प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में नवनिर्मित श्री महादेव मस्ता चतुर्देव परिसर के प्रशासनिक और शैक्षणिक ब्लॉक का उद्घाटन किस देश में किया गया है? नेपाल, भारत, बांग्लादेश और भूटान। फटाफट से सही आंसर कमेंट करिए, बताइए जल्दी से कहाँ पर इस परिसर के प्रशासनिक और शैक्षणिक ब्लॉक का उद्घाटन किया गया है। सही जवाब है ऑप्शन ए यानी कि नेपाल। अगली न्यूज देखते हैं। गृह मंत्रालय ने गांधी परिवार द्वारा चलाए जा रहे 3 ट्रस्ट पर विभिन्न नियमों के उल्लंघन की जांच के लिए एक अंतर मंत्रालय समिति का गठन किया है, और ये जो 3 ट्रस्ट है वो है राजीव गांधी फाउंडेशन, राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट और इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट। और इन पे जो इन्वेस्टिगेशन होगी, जो इन पे चार्ज लगाए जा रहे हैं वो ये लगाए जा रहे हैं कि ये जो तीनों ट्रस्ट हैं इन्होंने जो कुछ प्रोविजंस हैं, कुछ नियम हैं 3 मेजर एक्ट के तहत उनका उल्लंघन किया है। वो कौन कौन से एक्ट हैं? धन शोधन रोकथाम अधिनियम, आयकर अधिनियम यानी कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट PMLA। मनी लॉन्ड्रिंग मतलब होता है कि जो काला धन होता है उसको सफेद किया जाना। आयकर अधिनियम, विदेशी योगदान विनियमन अधिनियम सहित अन्य विभिन्न कानूनों प्रावधानों के उल्लंघन की जांच यहाँ पे की जाएगी। विदेशी योगदान यानी कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट जो है FCRA, उसके तहत। और इसकी जो ये जो समिति गठित की गई है, इस समिति की जो अध्यक्षता है वो कौन करेगा? प्रवर्तन निदेशालय के विशेष निदेशक करेंगे, और केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन CBI भी इस समिति का हिस्सा होगी। चलिए इससे जुड़ा एक प्रश्न देख लेते हैं। गृह मंत्रालय ने गांधी परिवार द्वारा चलाए जा रहे 3 ट्रस्ट पर विभिन्न नियमों के उल्लंघन की जांच के लिए एक अंतर मंत्रालय समिति का गठन किया है। फटाफट से बताइए इनमें से कौन सा ट्रस्ट उनमें शामिल नहीं है, आपको बताना है कौन सा ट्रस्ट नहीं है शामिल। राजीव गांधी फाउंडेशन, राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट, इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट और जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल ट्रस्ट। फटाफट से सही आंसर कमेंट करके बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। ऑप्शन डी होगा यानी कि जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल ट्रस्ट। और फ्रेंड्स, जो हिंदी और इंग्लिश की मंथली करंट अफेयर्स वाली जो मैगजीन है वो अवेलेबल है, आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके डाउनलोड कर सकते हैं जुलाई मंथ की। और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए कि आपको कैसी लगी मंथली करंट अफेयर्स PDF, और कुछ भी उसमें आपको चेंज या कुछ एडिशन चाहिए हो तो प्लीज़ अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए। चलिए हम लोग अगली न्यूज़ देखते हैं। ECHS लाभार्थियों के अविवाहित स्थायी रूप से विकलांग पुत्र को भी योजना का लाभ दिया जाएगा। तो सरकार ने हाल ही में, स्पेशली रक्षा मंत्रालय ने ये निर्णय लिया है कि पूर्व सैनिक अंशदान स्वास्थ्य योजना यानी कि ECHS के तहत स्थायी रूप से असक्षम और आर्थिक रूप से आश्रित पुत्र अब योजना के तहत लाभ के पात्र होंगे। खासकर ऐसे पुत्र जो 25 वर्ष की से भी ज़्यादा आयु के हो गए हैं और उसके बाद भी वो विकलांग हैं। और यह इस साल जनवरी में केंद्र सरकार की स्वास्थ्य योजना के लाभार्थियों के लिए भी इस प्रकार का निर्णय लिया गया था। और अब रक्षा मंत्रालय ने ये जो है जो एक्स सर्विसमैन है उनके विकलांग पुत्रों को भी जो है ये लाभ देने का फैसला किया है। ECHS यानी कि भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना, एक्स सर्विसमैन कंट्रीब्यूशन हेल्थ स्कीम जो है ये ECHS योजना, इसको 2003 से लागू किया गया था। और ये डिपार्टमेंट है जो डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन है, यानी कि भूतपूर्व सैनिक का जो डिपार्टमेंट है उनके वेलफेयर के लिए, उनकी भलाई के लिए जो एक डिपार्टमेंट है जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आता है, उसकी ये जो है एक फ्लैगशिप स्कीम है, उसकी एक मुख्य योजना है। और इस योजना का उद्देश्य भूतपूर्व सैनिकों के पेंशन भोगियों और उनके आश्रितों को एलोपैथिक और आयुष चिकित्सा प्रदान करना है। तो जो यहाँ पर जो भी ECHS के जो भी हॉस्पिटल्स हैं या फिर जो आयुष के जो हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर उनका जो भी एलोपैथिक या आयुष चिकित्सा है वो उनका वहाँ पे उस तरह से इलाज किया जाएगा।
तो इस स्कीम के अंतर्गत जो है अब विकलांग पुत्र जो हैं, जो आश्रित हैं, अविवाहित हैं, उनका भी यहाँ पे वो लाभ ले सकते हैं इस योजना का। भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? 2003, 2005, 2007 या 2009? फटाफट से सही आंसर कमेंट करिए कि ये जो भूतपूर्व सैनिक अंशदायी योजना है, स्वास्थ्य योजना यानी कि ECHS स्कीम, ये किस वर्ष शुरू की गई थी? सही आंसर है ऑप्शन ए यानी कि 2003। सही आंसर कमेंट करते रहिए, लाइक बटन को प्रेस करिए। चलिए अगली न्यूज देखते हैं। मालदीव और श्रीलंका ने चेचक और खसरे का उन्मूलन का लक्ष्य समय से पहले ही हासिल कर लिया है। ये जो लक्ष्य था ये 2023 तक हासिल करना था, लेकिन इन दोनों देशों ने इसको पहले ही हासिल कर लिया है। मालदीव में चेचक का अंतिम मामला वर्ष 2009 में और खसरे का अक्टूबर 2015 में सामने आया था। वहीं श्रीलंका में चेचक का अंतिम मामला मई 2016 में और खसरे का मार्च 2017 में सामने आया था। यह घोषणा विश्व स्वास्थ्य संगठन के दक्षिण पूर्व एशिया की क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर पूनम खेत्रपाल सिंह ने चेचक और खसरा के उन्मूलन के लिए क्षेत्रीय पुष्टिकरण आयोग की 5वीं बैठक के दौरान की। बात करें हम चेचक और खसरे की, तो चेचक और खसरा दोनों ही वायरल डिजीज है, वायरल संक्रमण बीमारी है। और ये क्या है, चेचक जो है छोटे बच्चों को ज्यादा अफेक्ट करता है, इसको इंग्लिश में मीजल्स और रुबेला कहते हैं। और इनके लिए एक वैक्सीन है MMR यानी कि मीजल्स मम्प्स रुबेला। ये MMR वैक्सीन के द्वारा इसको आसानी से रोका जा सकता है। और ये MMR वैक्सीन एक और वजह से न्यूज में थी कि जो सेप्सिस होता है कोविड-19 पेशेंट में, उसको ये कम कर सकती है MMR वैक्सीन। सेप्सिस क्या होता है कि ऐसी कंडीशन होती है जब बॉडी में इन्फेक्शन हो जाता है और जो बॉडी की प्रतिरोधक क्षमता है वो कम हो जाती है। जो भी केमिकल का जो रिसाव होता है इनसे लड़ने के लिए, बीमारियों से लड़ने के लिए वो सही रूप में नहीं हो पाता है, जिससे बॉडी में इन्फ्लेमेशन हो सकता है, सूजन हो सकती है और इससे जो ऑर्गन सिस्टम है वो फेल हो सकता है और अंत में इंसान की मृत्यु हो सकती है। तो इसीलिए MMR वैक्सीन चर्चा में था। चलिए इससे जुड़ा एक प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में किस देश ने 2023 की निर्धारित समय सीमा से पहले ही चेचक और खसरे का उन्मूलन किया है? मालदीव, श्रीलंका, नेपाल, A और B दोनों? फटाफट से सही आंसर कमेंट करिए। कौन कौन से देश हैं जिन्होंने चेचक और खसरे के उन्मूलन का जो निर्धारित समय से पहले ही उन्होंने लक्ष्य प्राप्त कर लिया है? ऑप्शन डी सही होगा यानी कि मालदीव और श्रीलंका। चलिए अगली न्यूज देखते हैं। 88 वर्षों के बाद हिमालयी तितली गोल्डन बर्डविंग को भारत की सबसे बड़ी तितली के रूप में खोजा गया है। और ये जो तितली है इसको सबसे पहले 1932 में ब्रिटिश सेना अधिकारी ब्रिगेडियर इवांस के द्वारा खोजा गया था। उत्तराखंड के दीदी हाट से मादा बर्डविंग मिली है, जबकि नर मेघालय के शिलोंग में वानखड़े तितली संग्रहालय में था। तितलियां लेपिडोप्टेरा परिवार से संबंधित है। लेपिडोप्टेरा परिवार के अध्ययन में मुख्यतः पंख की जो पाप का उपयोग किया जाता है और इससे भिन्न भिन्न जो है नामों से जाना जाता है, यानी कि पंखों की जो माप है या पंखों की जो लेंथ है उससे जो है नापा जाता है कि कौन सी बड़ी है तितली, कौन सी छोटी है। मादा गोल्डन बर्डविंग का पंख जो है 194 मिलीमीटर का है, वहीं दक्षिण बर्डविंग का 190 मिलीमीटर का है। तो इसीलिए जो अब सबसे बड़ी भारत की तितली होगी कहलाई जाएगी वो जो मादा गोल्डन बर्डविंग कहलाई जाएगी। यहाँ पे फोटो में देख सकते हैं कितनी सुंदर लग रही है तितली। और सबसे छोटा जो है क्वेकर, जिसका साइंटिफिक नेम जो है नियोपिथिकस जलमोरा है, इसका पंख 18 मिलीमीटर का है और इसकी आगे की लंबाई 8 मिलीमीटर है। तो अगर सवाल पूछा जाए कि कौन सा सबसे छोटा है तो वो क्वेकर है और कौन सी सबसे बड़ी तितली है तो वो कौन सी हो जाएगी? मादा गोल्डन बर्डविंग। चलिए इससे जुड़ा एक प्रश्न देख लेते हैं। 88 वर्षों के बाद गोल्डन बर्डविंग को भारत की सबसे बड़ी तितली के रूप में खोजा गया। इसे हाल ही में किस राज्य में पाया गया है या फिर किस क्षेत्र में इसको पाया गया है? हिमालयी क्षेत्र, पूर्वी घाटी, पश्चिमी घाटी या फिर मध्य मैदानी भाग, यानी कि वेस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न घाट्स, सेंट्रल प्लेन्स या हिमालयन रीजन? कहाँ पर पाई गई है ये? फटाफट से बता दो। ये हिमालयी क्षेत्र में पाई गई है। देखिए आजकल जो है ना स्पीशीज से भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो कोई स्पीशीज अगर न्यूज में है तो उसको आप जरूर पढ़िए, आपको कहीं ना कहीं इससे जुड़ा एक प्रश्न मिल जाएगा। अगली न्यूज देखते हैं। महाराष्ट्र के पालघर जिले के वाड़ा कोलम चावल के लिए GI टैग प्राप्त करने का प्रयास किया गया है।
ये जो चावल है महाराष्ट्र के पालघर जिले के वाड़ा तालुका में खेती की जाने वाली एक अनूठी सुगंधित किस्म है, इसीलिए कोलम चावल, इसको वाड़ा कोलम चावल कहते हैं। और इसके स्वाद के कारण ये बाजार में बहुत पसंद किया जाता है। और क्योंकि यहाँ पे जो भूमि है वो बहुत ही उपजाऊ है, तो यहाँ पे सिर्फ गोबर का उपयोग करके खाद के रूप में उसको गोबर का उपयोग किया जाता है। इसमें कोई भी केमिकल का जो उपयोग नहीं किया जाता है एज अ फर्टिलाइजर। और हालांकि इस किस्म की कम उपज होती है, क्योंकि अगर 100 क्विंटल का धान है तो उसमें से केवल 45 क्विंटल जो है चावल का उत्पादन हो पाता है, जबकि जो अलग किस्में हैं उसमें 100 क्विंटल में से 55 क्विंटल की उपज हो जाती है। तो इसीलिए जो किसान है, क्योंकि उनको भाई आय भी चाहिए, तो उनकी आय क्योंकि कम होगी तो इसीलिए वो इसको प्रेफर नहीं करते हैं कि भाई हम इस तरह की जो धान की खेती करें वाड़ा कोलम चावल की, तो वो दूसरी वैरायटी को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। महाराष्ट्र के पालघर जिले से धानु धोलवड़ चीकू फल को जनवरी 2017 में जीआई टैग प्रदान किया जा चुका है। तो एक जो वैरायटी है यहीं से पालघर जिले से, वो है धानु घोलवड़ चीकू फल, ये जो है इसको जीआई टैग प्राप्त हो चुका है। तो जीआई टैग होता क्या है? बेसिकली जीआई टैग एक टैग दिया जाता है जो गवर्नमेंट के द्वारा। इसमें क्या होता है कि कोई भी एक चीज़ है जो किसी भी क्षेत्र की जो एक स्पेशल होती है, जो उसी क्षेत्र में पाई जाती है, तो यूनिक होती है, उसको जीआई टैग प्रदान किया जाता है। जिस तरह से पेटेंट होता है उसी तरह से जीआई टैग होता है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग। और अभी हाल ही में कुछ प्रोडक्ट्स को जीआई टैग मिला था, तो उसकी पूरी लिस्ट है, आप वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं कौन कौन से चीज़ों को जीआई टैग मिल चुका है। पूरे पिछले वर्ष 2017 से लेकर पिछले वर्ष 2019 से लेकर 2020 तक जितने भी जो भी प्रोडक्ट्स हैं जिनको जीआई टैग प्राप्त हुआ है उनकी पूरी लिस्ट है वहाँ पर। जैसे कि कश्मीरी जो केसर है उसको हाल ही में जीआई टैग प्राप्त हुआ है। वहीं मणिपुर के जो काले चावल हैं उनको जीआई टैग प्राप्त हुआ है। और जो एक तरह की चिक्की है, कोवल पट्टी करके चिक्की है एक, उसको भी जीआई टैग प्राप्त हुआ था हाल ही में। तो काफ़ी प्रोडक्ट्स हैं। और तो इस तरह की प्रोडक्ट्स की पूरी जो लिस्ट है वो वेबसाइट पर उपलब्ध है, pendulumedu.com पर आप जाकर देख सकते हैं, स्टडी मटेरियल में अवेलेबल है। चलिए इससे जुड़ा प्रश्न देख लेते हैं। महाराष्ट्र के पालघर जिले में वाड़ा कोलम चावल के लिए जीआई टैग प्राप्त करने का प्रयास किया गया है, इसके संबंध में क्या सही नहीं है? ध्यान से पढ़िएगा प्रश्न को। प्रश्न में पूछा गया है कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। इसके उत्पादन में गोबर का उपयोग खाद के रूप में किया जाता है, किसी अन्य रसायन का उपयोग नहीं किया जाता है। दूसरा, इसकी पैदावार बहुत अधिक होती है। फटाफट से बताइए कौन सी स्टेटमेंट गलत है? केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी, यानी कि केवल दो, क्योंकि इसकी जो पैदावार है वो बाकी वेराइटीज के कंपैरिजन में बहुत ही ज़्यादा कम होती है। तो चलिए दोस्तों, हमने यहाँ पर जितने भी डेली करंट अफेयर्स हैं वो पढ़ लिए हैं, साथ ही उससे जुड़े प्रश्न देख लिए हैं। आपको कोई भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और हमारे साथ टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़िए और आपको वहाँ पे बहुत सारा स्टडी मटेरियल मिलेगा पढ़ाई के लिए। और इसी तरह तैयारी करते रहिए, और लॉकडाउन से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप कॉन्स्टेंटली तैयारी करते रहिए, क्योंकि एग्ज़ाम्स कभी भी हो सकते हैं आपके। टेंटेटिव हैं अभी तो डेट्स, लेकिन आपको तैयारी पूरी रखनी है, तो अच्छे से तैयारी करते रहिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।